नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में हार की समीक्षा की गई। इसके साथ ही राज्य में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और मंडल लेवल तक के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया, जबकि दूसरे सेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। साथ ही केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग समाज में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। कभी चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो कभी जातिवाद, तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम धामी ने कहा है कि शेर की खाल में छुपे ऐसे भेड़ियों को मेरा संदेश है कि उनकी चाल हम सफल नहीं होने देंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पूरे राज्य भर से बीजेपी के 1300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही कि उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला प्रदेश बन जाएगा। आपको बता दें कि 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस होता है। ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 अक्टूबर जो 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की कसक साफ तौर पर दिखाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने भाषण में दोनों सीटों का जिक्र किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में शानदार मार्जिन के साथ जीत के बावजूद हम बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हार गए। भट्ट ने स्वीकारा कि बीजेपी से चूक हुई है और इस गलती को सुधारने के लिए समीक्षा की जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा में भी अगर 15 राउंड की गिनती की बात करूं तो प्रत्येक राउंड में 200-300 वोटों का ही मुख्य रूप से अंतर रहा। हम उसकी समीक्षा करेंगे और ऐसे कारणों की समीक्षा करते हुए और बहुत से विषयों को किस प्रकार से भविष्य के अंदर, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर लगभग 8000 मतों से सीट को हम जीते थे, कहीं ना कहीं चूक रही है, हम उसको सुधारेंगे। मैं इस अवसर में यह भी कहना चाहता हूं कि हमने वचन दिया था कि लोकसभा के समय दूसरे दलों के ऐसे विधायक हमारे साथ आते हैं तो उनको विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। हमसे कहीं चूक हुई है, मैं उसकी समीक्षा करूंगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि मीटिंग में आगे की तैयारियों पर बातचीत की गई है और निकाय के साथ ही पंचायत चुनाव का भी मुद्दा आया है। न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की। सर, आगे आपको केदारनाथ उपचुनाव में जाना है, निकाय और पंचायत चुनाव में भी हैं। कुछ रोड मैप आपने कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज? पूरी तैयारी के लिए हम लग गए हैं। केदारनाथ भी के बीच चुनाव हम 100% जीतेंगे और आगे लोकल बॉडी के चुनाव भी हैं। जब चुनाव घोषणा होगा तो उसके लिए तैयार है। सर, बद्रीनाथ उपचुनाव और मंगलौर को लेकर खासकर पार्टी के अंदर एक संशय की स्थिति है कि आखिर नहीं है। पहली बार मंगलौर को हम इतने भारी बहुमत के पास में आए हैं, खाली 400 वोट से आ रहे हैं और एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम वहां पे खड़े हुए हैं और दोनों की समीक्षा भी करेंगे और अच्छा कैसे हो सकता है वो करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में उपचुनाव में हार और राजेंद्र भंडारी पर बात आई
तो कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदयाल ने इसे बीजेपी नेताओं पर करारा तमाचा बताया है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अच्छे खासे विधायक को घर बैठा दिया, पार्टी में शामिल किया, मंत्री बनाने की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खास बात यह है कि ज्वाइनिंग से एक दिन पहले राजेंद्र भंडारी गणेश गोदयाल के लिए प्रचार कर रहे थे और बीजेपी को कोस रहे थे। ये उन्हीं नेताओं पर करारा तमाचा है जो अपने स्वार्थ में अच्छी भली एक विधायक बने हुए व्यक्ति को आज घर बिठा दिया। और मैं आपको और बता रहा हूं, मैं उनकी राह आगे भी आसान नहीं होने वाली है। इसका पूरा का पूरा श्रेय उनको है जो लोग उनको यहां से तोड़कर वहां ले गए। वो यहां से तोड़ने में सफल रहे, लेकिन वहां उनको प्लांट करने में असफल रहे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। सीएम ने कहा है कि केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ धाम किसी दूसरी जगह नहीं हो सकता। मंदिर तो प्रतीकात्मक रूप से बनते रहे हैं, पहले भी मंदिर बनाए गए हैं। केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे हैं, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। पहाड़ का अपना बैंक नैनीताल बैंक में साइबर ठगों से सेंध लगाई है, जिससे ग्राहकों में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 62 से 16 करोड़ से ज्यादा रुपए आरटीजीएस चैनल हैक कर 84 बार अलग अलग खातों में शिफ्ट करने से हड़कंप मचा हुआ है। खुलासा तब हुआ जब बैंक में बैलेंस शीट का मिलान किया गया। मामले में बैंक प्रबंधन ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया है और बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि सभी का पैसा सुरक्षित है। नैनीताल बैंक की नींव पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1922 में रखी थी। इस साइबर क्राइम में बैंक के द्वारा किसी भी पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ है और बैंक द्वारा ग्राहकों के खाते पर भरपाई हेतु सभी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। मामले की जांच की जा रही है। मीनवाइल बैंक ने अपना जो आरटीजीएस सेल का है वो पूरी की पूरी सुविधाओं को एडवांस लेवल पर जैसा आरबीआई ने बताया था उसके हिसाब से हमने उसको कर दिया है। देहरादून में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद आरोपी भरत कुमार नरवानी के खिलाफ डालनवाला थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी भरत कुमार ने एक ऑफिस खोला था और पैसे लेकर विदेशों में नौकरी देने का लालच देता था। वहीं आरोपी ने कुछ युवकों को अपना शिकार भी बनाया था, जिसके बाद ऑफिस बंद करके फरार हो गया। पीड़ितों ने एसएसपी से मिलकर अपनी शिकायत दी है, जिसके बाद अब आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी भरत कुमार ने हर पीड़ित से करीब 5 से 10 लाख रुपए लिए हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए कहाँ का रहने वाला है? बाद उसने देखा कि इसके पास से पैसे ज़्यादा आ सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसने मेरे को कनाडा में कन्वर्ट कर दिया कि हम तेरे को कनाडा भेजेंगे। और कनाडा दोनों को हमको कनाडा भेजने के चक्कर में उसने हमसे लगभग 10.5 लाख रुपए अभी तक ले चुका था और ऊपर और भी 5-1 लाख रुपए की डिमांड थी, बट लेकिन वो बाद में करने वाला था, उससे पहले ही वो भाग गया। ज़्यादा लोग कैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो एक व्यक्ति द्वारा अपने मतलब जो उनको बरगलाकर या धोखे में रखकर कि को वर्क वीज़ा मिल जाएगा और काफ़ी मोटी रकम सभी से ले ली गई है। इनकी तहरीर प्राप्त हो गई है। इस पर मुकदमा दर्ज करके इसमें जो भी व्यक्ति होगा इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश से खबर है, यहां मुनि की रेती पर मेरठ से गंगा स्नान के लिए आए परिवार का बच्चा पैर फिसलने के चलते गंगा नदी में गिर गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए मां भी उफनती गंगा नदी में कूद गई, जिसके बाद वो दोनों ही डूबने लगे। घाट पर चीख पुकार सुनकर तुरंत ही वहां पर तैनात जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने दोनों को बचा लिया। बेहद तेजी से रेस्क्यू करते हुए दोनों को बचाया गया। कोटद्वार में मालन पुल को टूटे 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दोबारा से पुल का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से हो रहा है। उधर बरसाती नदी पर बना वैकल्पिक रास्ता भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है, जिससे अब ग्रामीण रोज अपनी जान हथेली में रखकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे मालन नदी के रास्ते ही अपने स्कूल जा रहे हैं।
ग्रामीण बाइकों और गाड़ियों से उफनती नदी से पार जाने के लिए मजबूर हैं। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह भूस्खलन का खतरा है। कई जगह पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। वहीं जोगीधारा के पास सड़क खराब होने की वजह से आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। वहीं पहाड़ी से बोल्डर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। अरे जब चढ़ी नहीं रहा क्यों चढ़ा रहे तुम? आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के भवाली और भीमताल खतरे में है। ड्रेनेज सिस्टम की फाइल शासन में धूल फांक रही है और बरसात में समस्या और बढ़ रही है। भवाली और भीमताल शहरों में मानसून के दौरान भूस्खलन का खतरा बना है। शहर में निर्माण तेजी से हुआ है तो ड्रेनेज सिस्टम आज भी इन दोनों शहरों में नहीं है। सीवर का पानी जमीन में ही जाने से जोशीमठ जैसा खतरा यहाँ तेजी से बढ़ा है। पहाड़ों पर बने घरों में भी भविष्य में संकट दिखने लगा है, तो स्थानीय लोग भी सीवर और नालियों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। भवाली में जो है ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं है। भवाली में सिर्फ एक सिप्रा नदी है, सारा पानी वहीं पे जाता है और सीवर के ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी भवाली में सीवर लाइन नहीं है। भीमताल में जो सीवर लाइन है वो आधी अधूरी है, वो पूरे शहर को कवर नहीं करती है। तो इन दोनों छोटे छोटे शहरों में जो है ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है सीवर लाइन का बनाया जाना एक बड़ा जरूरत है। दरअसल जोशीमठ की आपदा के बाद सरकार ने सभी शहरों के ड्रेनेज प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश सभी डीएम को दिए। नैनीताल जिला प्रशासन ने भवाली और भीमताल में नालियों के निर्माण और सीवर लाइन के लिए शासन को फाइल भेजी, लेकिन आज तक भी उसको मंजूरी नहीं मिल सकी। भीमताल के और भवाली के व्यवस्थित जो ड्रेनेज प्लान है उसके लिए एक प्रथम चरण का आग्रह ऑलरेडी हम लोगों ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलेगी तो उसमें उसको सही तरीके से डिजाइन करके स्थायी समाधान के लिए भी काम किया जाएगा। बहरहाल ये अलग बात है कि पहाड़ों में बारिश का पानी नहीं रुकता, लेकिन नालियां न होने से भूस्खलन का खतरा जरूर है। ऐसे में जिस तरह से इन दोनों शहरों में निर्माण की बाढ़ आ गई है, उससे भविष्य में संकट दिखने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पूर्व रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी सोमवार को बद्रीनाथ से ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। इस दौरान लोगों ने उनको जगह जगह विदाई दी। ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि बद्रीनाथ धाम में अच्छे कार्य हों, जिससे बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को सुविधा मिल सके। रावल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी वार्ता की है। ऐसा मैं नहीं, मेरे जितने लोग चाहे थपलियाल जी हो, चाहे ये स्वयं की गद्दी है और इसी गद्दी से महाराज। हरिद्वार में कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। दूर दराज से कांवड़िए गंगा जल लेकर हर की पैड़ी रवाना हो रहे हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले सोनीपत के मोहित भी आए हैं। मोहित एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद गंगा जल लेने पहुंचे हैं और कलश में गंगा जल भरकर यहां से रवाना हुआ। एक पैर से मोहित 200 किलोमीटर की पदयात्रा करके सोनीपत हरियाणा पहुंचेंगे। मोहित जब हरिद्वार पहुंचे तो जगह जगह उनकी वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं। जरा सोनीपत लेके जा रहा हूँ हरिद्वार से कावड़ 200 किलोमीटर पद यात्रा कर रहा हूँ और भाई इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुका है। 100 गोल्ड मेडल जीत रखे मैंने बॉडी बिल्डिंग में। अब तो बोले के आशीर्वाद से खिचरे कावड़। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक तरफ पीएम मोदी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में पीएम मोदी के ठीक विपरीत काम हो रहा है। यहां महिलाओं के लिए नया कॉलेज खोलना छोड़ जो है उसे भी बंद करने की तैयारी कर रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये है हल्द्वानी में मौजूद प्रदेश के एकमात्र महिला डिग्री और पीजी कॉलेज का नजारा। लेकिन ये नजारा इस कॉलेज में ज्यादा दिनों तक नहीं दिखाई देगा। कम से कम उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की इच्छा तो यही है। यही वजह है कि 20 साल पुराने महिला कॉलेज को बंद करने की सारी कागजी तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार इस महिला डिग्री कॉलेज को खत्म कर कोएड एजुकेशन कॉलेज बनाना चाहती है।
उन्होंने उसमें लिखा था कि ये जो महिला महाविद्यालय है इसको भी को एजुकेशन किया जाए, और जिसमें सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी और हमारे जो ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है BCA, MCA, BBA इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ रन करेंगे। तो को एजुकेशन बनाने की बात हो रही। हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 2000 छात्राओं वाले इस महिला डिग्री कॉलेज का 20 साल का शानदार इतिहास रहा है और इसे बंद करने की तैयारी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत तब कर रहे हैं जब PM मोदी महिलाओं को हर मंच पर आगे कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता भी हैरान हैं। तो जो गवर्नमेंट जो है जो भी ये फैसला लिया उन्होंने जो इसको सह शिक्षा कराने का जो है, तो मैं उसके तो बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं खुद जो है रुद्रपुर से आता हूँ, यहाँ जो है ऑफिस है मेरा गांधी आश्रम में, और मैंने अपनी बिटिया का पिछले साल इसीलिए एडमिशन कराया कि सिर्फ जो है पढ़ाई यहाँ पर होती है अच्छी जो है गर्ल्स कॉलेज है करके, और इसके बिल्कुल हम विरोध में हैं। इंदिरा जाहिर है साल 2004 में तत्कालीन CM ND तिवारी और मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में प्रदेश का पहला महिला डिग्री कॉलेज खोलने का बड़ा फैसला लिया था ताकि यहाँ बच्चियाँ अपने मन मुताबिक सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकें। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी इस कॉलेज को सरकार क्यों बंद करना चाहती है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार को इसका बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मिला रेडियो एक्टिव मटेरियल नकली पाया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा असली रेडियो एक्टिव डिवाइस को कॉपी कर नकली बनाने के बाद करोड़ों रुपए में बेचने की तैयारी थी, जिसके लिए गाजियाबाद की एक फर्म से भी आरोपियों की बातचीत चल रही थी। मामले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी राशिद निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राशिद ने इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को अन्य आरोपियों तक पहुंचाया था। रेडियो एक्टिव मटेरियल डिवाइस की मशीन कहां बनी और कहां से खरीदी गई, ये कहानी फिलहाल पुलिस के सामने उलझी हुई है। वहीं मामले में SSP देहरादून अजय सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की प्राथमिक रिपोर्ट से पता चला है कि बॉक्स में किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। और प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो रिपोर्ट जनरेट की गई उसमें बताया गया कि जो पूरा आर्टिकल था उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं था, लेकिन उसमें कुछ सस्पेक्टेड केमिकल उनको जरूर ऐसे पता चले थे, जिसको देखते हुए उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या किसी फोरेंसिक लैब में इसका जरूर टेस्ट कराया जाए कि उसमें कौन सा मटेरियल केमिकल यूज हुआ है और उसका क्या इफेक्ट या उसका मिसयूज हो सकता है। तो इस संबंध में भी माननीय न्यायालय के थ्रू उसको सैंपल को या पूरी डिवाइस को हम वहाँ पर भेज रहे हैं। सेकंड, इसमें जो एक और मीडिएटर था राशिद, इसकी भी अरेस्ट हुई थी और इसने भी पूछताछ में बताया कि वो इसको बेचने के लिए लगातार अपने संपर्कों के माध्यम से मीडिएशन कर रहा था। थर्ड, जो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अभी तक जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में ये था कि जो इसका एंड यूजर है, चूंकि अगर कोई इस तरह की डिवाइस को ले रहा है ओपन मार्केट में या किसी ग्रे मार्केट में इस तरह से, तो उसका यूज क्या होगा। तो इसमें हमें फरीदाबाद से जो नाम आया इसमें हमने उसको बुलाया यहाँ पर बयान के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजनों को अपशब्द बोलने के मामले में कांग्रेस नेता क्रांति कपरवाड़ के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। सेना में तैनात CM योगी के भाई शैलेश मोहन बिष्ट वर्तमान में कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी कैंप में तैनात हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि यमकेश्वर के जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरवाड़ ने उनके परिवार के खिलाफ 16 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। इसके बाद जब उन्होंने क्रांति को फोन कर पोस्ट डिलीट करने को कहा तो उन्होंने फोन पर उन्हें अपशब्द कहे, साथ ही उन्हें मारने की धमकी भी दी। योगी के भाई की शिकायत पर पुलिस ने क्रांति कपरवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, शैलेश बिष्ट जी हैं जो कि कोटद्वार में आर्मी में पोस्टेड हैं। उनके द्वारा बताया गया कि क्रांति कपरवाड़ हैं, उनके द्वारा लगातार फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी और फ़ोन पे भी धमकियां दी गई है उनके और उनके परिवार के प्रति। तो इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना प्रचलित है। रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।